नमस्कार, श्रीमती मोरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ ज्ञान पिपासुओं का जिनका हिंदी साहित्य से एक खासा गहरा लगाव है। प्यारे विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष में जो अपना रीतिकालीन जो काव्य हैं उसमें रीतिकाल की काव्य की जो प्रवृत्तियाँ विशेषताएं हैं उनके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि आपको पता है कि सभी जो काल है, चारों काल अपने हिंदी साहित्य के, चाहे वो आदि काल हो, भक्ति काल हो, रीति काल हो या फिर आधुनिक काल हो, सबकी एक प्रश्न को यही महत्वपूर्ण बनता है। एक तो पूछते हैं उनकी प्रत्येक काल की परिस्थितियाँ क्या थी, ठीक है। तो उसमें परिस्थितियों में मैंने पिछले प्रश्न वीडियो में मैंने बताया था, सामाजिक है, धार्मिक है, राजनीतिक और साहित्यिक जो प्रवृत्तियाँ हैं, परिस्थितियाँ, वो प्रश्न बनता है। चारों ही कालों की चार परिस्थितियाँ हो गई। इसी प्रकार से चारों ही काल की चार उनकी काव्यगत प्रवृत्तियां भी बनती हैं। तो ये आज हम जो है आपका रीतिकाल है पाठ्यक्रम में है, तो रीतिकाल की काव्यगत प्रवृत्ति और विशेषताएं पढ़ते हैं। तो भूमिका के रूप में आपको मैं बताऊं तो रीतिकाल है वो हिंदी साहित्य का एक तरह से कलात्मक काल है। यानी इस काल में जो कवि थे उन्होंने अपने लेखन के द्वारा, अपनी काव्य रचनाओं के द्वारा कलात्मकता दिखाया, चमत्कार दिखाया। तो रीतिकाल को हम हिंदी साहित्य में कलात्मकता का काल भी कह सकते हैं। इन्होंने इस काल में कलात्मकता के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कवि लोगों ने अपने अपने अच्छे अच्छे जो काव्य रचनाओं में जो छंद अलंकारों से युक्त, जो लक्षण ग्रंथों से युक्त जो रचनाएं लिखी, जिसमें उन्होंने अपना पांडित्य प्रदर्शन किया, चमत्कार प्रदर्शन किया। इसी प्रकार से अगर बात करें इस काल में, तो इस काल में कहीं तो प्यारे विद्यार्थियों श्रृंगार की धारा बही या वीरता की जो वीर रस की है, श्रृंगार का जो भाव है, वीरता का भाव है, या फिर भक्ति की जो धारा है वो बही थी, ठीक है। इन कवियों ने इस प्रकार से भक्ति की, वीरता की और श्रृंगार की और श्रृंगारता की सबसे ज्यादा है वो धारा यहाँ पर बही गई। श्रृंगार रस यहाँ के प्रमुख, इन कवियों का प्रमुख रस रहा। और इसके साथ साथ कहीं कहीं पर आपको इस काल में नीति, प्रेम, विरक्ति या फिर आपके अलंकरण, स्वच्छंदता, इसके जो धारा है ये भी आपको इसमें देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से कवियों ने एक तरह से मिला जुला रूप था। श्रृंगार है, वीर है, भक्ति धारा भी वही, साथ साथ नीति, प्रेम, विरक्ति, अलंकरण का, स्वच्छंदता का भी भाव इसमें प्रकट हुआ। तो रीतिकाल में जो कवियों ने, जो विद्वानों ने जो नामकरण किया, तो वो मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, मैं एक बार दोबारा बता रहा हूँ। विद्वानों ने जो नामकरण है, किसी ने रीतिकाल को अलंकरण काल कहा, किसी ने इसको अलंकृत काल कहा, किसी विद्वान ने श्रृंगार काल कहा और किन्हीं विद्वानों ने इनको कला काल के नाम से भी अभिहित किया, पुकारा, ठीक है। और इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो सबसे प्रामाणिक नाम है, जो नामकरण जो दिया, वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का मत है, वो माना जाता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने रीतिकाल के जो कवि थे उन्होंने जो संस्कृत साहित्य का क्या किया, इन्होंने अनुसरण किया और लक्षण ग्रंथों का अनुसरण करने के कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसको, इस काल को रीतिकाल नाम में दिया। तो प्यारे विद्यार्थियों, बहुत महत्वपूर्ण बात है, इस काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने रीतिकाल का नामकरण है वो किया, क्योंकि ये नाम अन्य नामों की अपेक्षा अधिक है, वो ठीक बैठता है, सार्थक बैठता है, ठीक है, सही प्रतीत होता है। बाकी कवियों ने अलग अलग, विद्वानों ने अलंकरण काल भी नाम दिया, अलंकृत काल भी, श्रृंगार काल भी, कला काल भी नाम दिए हैं अलग अलग विद्वानों ने, ठीक है। लेकिन जो सबसे सही या सार्थक या ठीक जो प्रतीत होता है वो नामकरण है वो है रीतिकाल, और ये नाम दिया था आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल जी ने। और रीतिकाल के अगर कवियों की बात करें तो इनका वर्गीकरण प्यारे विद्यार्थियों मैंने पहले भी बताया, इसमें 3 वर्ग की काव्य धारा बही, 3 वर्ग के कवि थे, वो थे रीति, आपके बद्ध कवि, रीतिबद्ध कवि, और दूसरी काव्य धारा जो बही वो रीति सिद्ध, और तीसरी जो है वो है रीति मुक्त। तो इस प्रकार से रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त का विधारा है वो इस रीति काल की कवियों ने अलग अलग जो 3 धाराएं बही
या यूं कहें कि 3 वर्ग कवियों के हुए। उनमें पहला जो वर्ग है वो रीतिबद्ध। रीतिबद्ध का अर्थ होता है प्यारे विद्यार्थियों जो रीति की परंपरा से बंधे हुए यानी जिन्होंने संस्कृत के जो लक्षण ग्रंथ है उन जो परंपरा है उन परंपराओं का अनुसरण करते हुए अपनी काव्य रचनाएं लिखी। यानी उन्होंने लक्षण ग्रंथों का पूरी तरह से उन नियमों का निर्वाह किया, पालन किया, वो कवि रीतिबद्ध कवि कहलाए। और रीतिबद्ध कवियों में आपके जो है देव है, पद्माकर है, मतीराम है, ये नाम आते हैं। ये इस रीतिबद्ध कवि हैं। देव कवि है, पद्माकर कवि है, ठीक है। तो ये कवि है वो कौन से श्रेणी में आते हैं? रीतिबद्ध कवि में, ठीक है। मतीराम जी भी रीतिबद्ध है। और दूसरा जो श्रेणी है वो रीति सिद्ध। रीति सिद्ध में वो कवि माने जाते हैं जिन्होंने संस्कृत के जो लक्षण ग्रंथों हैं उन जो लक्षण ग्रंथों की जो परंपरा है उन नियमों का जानबूझ करके पालन नहीं किया, फिर भी उनकी समय के प्रभाव या समय की स्थिति के साथ उनकी जो साहित्य या काव्य साधना थी उस काव्य रचनाओं में स्वयं ही रीति आकर के सिद्ध हो गई। इसीलिए इस जो वर्ग को हम रीति सिद्ध कहते हैं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है वो बिहारी जी का, जिन्होंने बिहारी सतसई जो ग्रंथ है लिखा। और इसी एक ग्रंथ से ही इन्होंने अपनी हिंदी साहित्य जगत में प्रसिद्धि को प्राप्त किया है। प्यारे विद्यार्थियों सतसई का मतलब होता है 700, ठीक है। सतसई का मतलब होता है 7 सही। कई जगह शतक का मतलब होता है 100, हजारा का मतलब होता है 1000। तो इस प्रकार से नामकरण संख्या के आधार पर है तो बिहारी जी ने बिहारी सतसई ग्रंथ लिखा। और रीति मुक्त कवि वे कहलाए जिन्होंने रीति की परंपरा को बिल्कुल भी नहीं माना, एकदम स्वच्छंद थे, आजाद थे। और ऐसे जो कवि जो श्रेणी थी वो थी रीति मुक्त की। और रीति मुक्त कवि ज्यादातर प्रेम के जो अनुभव वो लिए हुए थे, प्रेम के अनुभवों से, प्रेम की पीड़ा से वो भुगते हुए थे। इस कारण से ये जो कवि थे वो एक तरह से जो है रीति मुक्त कवि थे। और इसमें गजानन जी है, बोधा है, ठाकुर जी है। तो इस प्रकार से ठाकुर कवि है, बोधा कवि है, गजानन कवि है, वो रीति मुक्त कवि में आते हैं। तो इस प्रकार ये तो मैंने थोड़ी आपको भूमिका बताई रीतिकाल की। अब इसमें आपको मैं थोड़ा सा रीतिकाल का जो काव्य की प्रवृत्तियां कौन सी रही है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम देंगे। आज केवल महत्वपूर्ण बिंदु को ही लेंगे, वर्णन मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तो देखिए रीतिकाल की जो प्रवृत्तियां हैं वो कौन सी है। रीतिकाल की प्रवृत्तियां हैं, मैं इसको एक छोटे से इस वृक्ष के माध्यम से बता रहा हूँ, चार्ट के माध्यम से, ठीक है। रीतिकाल की प्रवृत्तियां या विशेषता, ठीक है। अब रीतिकाल में कौन सी प्रवृत्तियां विशेषता रही तो उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो मैं इसमें आपकी जो सबसे पहली जो विशेषता है वो हम पता करते हैं कौन सी है। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, पहली जो विशेषता है वो है लक्षण ग्रंथ। लक्षण ग्रंथों की रचना इसमें हुई थी। तो लक्षण ग्रंथों की प्रवृत्ति, लक्षण ग्रंथ की रचना की प्रवृत्ति इसमें रही। बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है लक्षण ग्रंथ, लक्षण ग्रंथों की रचना की प्रवृत्ति, ये रीतिकाल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। अगर और विशेषताओं की बात करें, दूसरी विशेषता, तो इस काल में जो कवि व आचार्य दोनों बनने की प्रवृत्ति, आचार्य दोनों बनने की प्रवृत्ति। तो इस काल के जो कवि थे प्यारे विद्यार्थियों, वो कवि आचार्य बनने की उनके अंदर एक तरह से भूख थी, ललक थी। सब आचार्य बनना चाहते थे, श्रेष्ठ बनना चाहते थे, क्योंकि अपनी कविताओं में वो ऐसे ऐसे शब्दों का, ऐसे ऐसे छंदों का, ऐसे ऐसे अलंकारों का वो प्रयोग करते थे जिससे वो अपने आश्रयदाताओं को प्रसन्न करते थे। और वो एक से दूसरे सभी जो रीतिकाल के कवि थे वो अब एक से बढ़िया जो काव्य रचना वो लिखने में रुचि लेने लगे और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ पांडित्य प्रदर्शन वो करते थे, चमत्कार प्रदर्शन करते थे। इसीलिए इन कवियों को तो इनकी रचनाओं को देख कर तो ऐसा अंदाजा लगाया जाता है कि इन कवियों ने तो संस्कृत के लक्षण ग्रंथों की परंपरा को भी पीछे छोड़ दिया इस लक्षण ग्रंथों की रचना में।
तो इस प्रकार से कवि और आचार्य दोनों बनने की प्रवृत्तियां इस काल में रही थी। सब लोग कवि है, आचार्य बनने की और उत्सुक वो हुए। एक तीसरी इसकी विशेषता है श्रृंगारिकता। इस काल में जो कवियों ने अधिकतर श्रृंगार पक्ष का ज्यादा चित्रण किया, क्योंकि ये जो काल था वो सामंती ये जो राज दरबार थे वो सब विलासी प्रवृत्ति के हो गए। इस कारण से वहाँ के जो कवि जो रहते थे आशीर्वादों के, उनमें भी विलासिता या उनको प्रसन्न करने के लिए वो श्रृंगार का सहारा लेने लगे। श्रृंगार रस के दोनों पक्षों का इसमें वर्णन हुआ, चाहे वो संयोग पक्ष हो चाहे वो वियोग पक्ष हो। ज्यादातर संयोग पक्ष और वियोग पक्ष दोनों की जो चर्चा इसमें हुई थी, और श्रृंगारिकता में नारी के सौंदर्य का उन्होंने खूब चित्रण इसमें किया। तो इस प्रकार से श्रृंगारिकता का वर्णन है प्यारे विद्यार्थियों, ये भी एक प्रमुख विशेषता थी रीतिकाल की प्रमुख काव्य प्रवृत्तियों में। अगली विशेषताओं की बात करें तो इसमें वियोग वर्णन भी हुआ, यानी नायिकाओं का जो नायिका है उनका वियोग वर्णन, वियोग विप्रलंब श्रृंगार का वर्णन इसमें किया गया। जो संयोग जो वियोग पक्ष है तो वियोग पक्ष की भी प्रधानता इसमें रही। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है रीतिकाल के जो प्रवृत्तियों में। अगली अगर विशेषता की बात करें वो है नायिका भेद, यानी इन कवियों ने नारी का जो बाह्य पक्ष है, जो अंग जो पक्ष है उसको चित्रण उन्होंने किया। और जो नायिका के जो भेद है वो इससे पहले जो नायिकाओं के भेद उपभेद वो नहीं हुआ करते थे, वो भेद और उपभेद रीति काल में ये भेद और उपभेद हुआ होना शुरू किया। इन कवियों ने नायिकाओं के अलग अलग भेद बताए। ठीक है, तो इस प्रकार से आगे की अगर बात करें हम इसमें प्रवृत्तियों में, तो एक इसमें कलात्मकता का भी समावेश था। कलात्मकता यानी कला पक्ष को जो है प्रधानता दी गई। श्रृंगार जो काव्य के दो पक्ष होते हैं, आपको पता है प्यारे विद्यार्थियों, भाव पक्ष और कला पक्ष। तो भाव पक्ष के स्थान पर यहाँ पर ज्यादा जो प्रधानता रही वो थी कला पक्ष की, क्योंकि ये लोग कला पक्ष में प्यारे विद्यार्थियों वो चीजें आती है जिसमें कोई भी काव्य रचना रची जाती है तो उसके जो छंद है, अलंकार है, गुण है, रीति है, भाषा है, उसका जो वर्णन है वो किस में किया जाएगा, कला पक्ष में किया जाएगा। तो कला पक्ष को ज्यादा उन्होंने महत्व दिया, क्योंकि वो सब कवि चमत्कार और पांडित्य प्रदर्शन में अपनी कविता का उद्देश्य वो बनाए रखते थे। अगली जो बात आपको बताएं इसमें विशेषता है वो है प्रशस्तियां। प्रशस्तियां भी एक विशेषता है। राजा लोगों की बड़ाई है वो कवि लोग किया करते थे, तो प्रशस्तियां भी इस समय बहुत राजाओं के लिए, राजाओं की वीरता का वर्णन करना, राजाओं का युद्ध जीतना, तो उसकी प्रशस्तियां होती थी। और राजा का श्रृंगारिक वर्णन करना, इस प्रकार का जो है वो प्रशस्तियां भी इस समय में की जाती थी। तो वो ये भी एक पक्ष है। आगे वीर काव्य भी लिखे गए, प्यारे विद्यार्थियों वीर काव्य भी लिखे गए रीतिकाल में। रीतिकाल में वीर काव्य जो है बहुत कम ही लिखा गया, लेकिन जो लिखा गया उनमें आपका महत्वपूर्ण नाम आता है आपके कवि भूषण जी का, जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के दरबार में रह करके आपके छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरता का वर्णन उन्होंने किया था। और इसी के साथ वो राजा छत्रसाल जी महाराज जो रिया राव चंपती के पुत्र थे, उनकी भी इन्होंने यहाँ पर वर्णन है वो किया था, उनकी वीरता का। तो ये वो भूषण कवि है, वीर रस के कवि माने जाते हैं। तो इस प्रकार से आपको पता हो तो किस प्रकार से मुगल जो स्त्रियां हैं वो शिवाजी महाराज के भय से उनकी स्थितियां किस प्रकार से हो जाती है। एक आपका पद आपने पढ़ा होगा कि ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है, वे नग्न जड़ाती थी वे नग्न जड़ाती है। तो ये पद आपने पढ़ा होगा। तो इसमें भूषण कवि ने शिवाजी महाराज के जो एक तरह से मुगल शासकों के प्रति जो उनका भय आतंक था वो इसमें दर्शाया गया है। तो वीर काव्य है वो भी लिखा गया। इसके साथ साथ षड ऋतु वर्णन बहुत महत्वपूर्ण बात है। षड ऋतुओं का वर्णन नायिका के चाहे संयोग पक्ष हो चाहे नायिका का वियोग पक्ष हो, उसमें 12 मासा और जो षड ऋतु वर्णन है, 6 ऋतुओं का वर्णन है वो किया गया, 12 महीनों का वर्णन है वो किया गया। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है रीतिकाल के इस प्रवृत्तियों की। अगला है जो है नारी के प्रति दृष्टिकोण। नारी के प्रति दृष्टिकोण भी, नारी के प्रति दृष्टिकोण ये भी रीतिकाल की प्रमुख विशेषता रही, क्योंकि नारी के प्रति दृष्टिकोण रीतिकाल के कवियों ने जो है एक तरह से कह सकते हैं कि विलासी प्रवृत्ति का ज्यादा रहा। वह नारी के सूक्ष्म है क्या नाम, जो नारी का एक आदर्श रूप होता है जननी का, माँ का या आदर्श पत्नी का, गृहिणी का, वो न होकर के
केवल एक भोग की वस्तु बना करके नारी को यहाँ पर पेश किया गया ज़्यादातर, और नारी के जो स्थूल रूप का है वो चित्रण अंगों का वर्णन इन्होंने खूब किया। तो नारी की स्थिति ज़्यादा सही नहीं कहा जा सकती, रीतिकाल में। नक्शिक वर्णन भी किया गया, नायिकाओं का नक्श लेकर सिक तक का वर्णन है वो किया गया। कवियों ने नायिका के अंग प्रत्यंगों का सांगोपांग जो वर्णन है वो किया, वो नक्श से लेकर के सिक तक का इन्होंने वर्णन किया। और इसमें उन्होंने खूब एक तरह से रुचि लेकर के इन्होंने नारी के अंगों का वर्णन किया। एक नारी केवल तिल के ऊपर भी यहाँ रीतिकाल के कवियों ने तिल हजारा, तिल शतक जैसे ग्रंथ है। एक नायिका की एक लट को लेकर के, बालों की लट को लेकर के भी अलग शतक जैसे ग्रंथ को लिखना, ये अपने आप में बताता है कि उस समय किस प्रकार से रीतिकाल में नारी का नक्शिक वर्णन वो किया करते थे कवि। इस प्रकार से आगे अगर बात करें तो एक जो विशेषता है वो है भक्ति और नीति और विरक्ति का भाव भी इसमें प्रवृत्ति देखने को मिलती है। कई कवियों ने भक्ति, नीति और विरक्ति के पद भी लिखे हैं। इनमें अपने बिहारी जी का नाम आता है, जिन्होंने किस प्रकार से राधा और कृष्ण को जो नायक नायिका के रूप में भले ही उन्होंने चित्रित किया हो, लेकिन राधा और कृष्ण को अपने मंगलाचरण में किस प्रकार से उन्होंने राधा कृष्ण को स्तुति की है। आपने इस पद को आपने पढ़ा भी होगा कि मेरी बहुबाधा हरो राधा नागरी सोई, जहाँ तन की जाही परे श्याम हरि भूति होई। तो इस प्रकार के जो मंगलाचरण के पद है वो बिहारी जी ने राधा कृष्ण का जो पक्ष है उन्होंने लिखा। तो भक्ति और नीति का भी इसमें जो धारा है वो बही थी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों की रीति काल की जो प्रवृत्तियां वो रही, ये जो प्रवृत्तियां हैं बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षा में आने योग्य है। तो इस प्रकार से आपको महत्वपूर्ण बिंदुओं को आज आप याद करेंगे, पढ़ेंगे। रीतिकाल की प्रवृत्तियां, लक्षण ग्रंथों की रचना की प्रवृत्ति, लक्षण ग्रंथ ज्यादा से ज्यादा लिखे गए, छंद अलंकारों से युक्त रचना, कवि और आचार्य बनने की समय होड़ थी, एक तरह से आचार्य बनना चाहते थे। श्रृंगारिकता का महत्वपूर्ण पक्ष है, योग वर्णन इसमें किया गया। नायिका भेद है, वो भी नायिका के भेद रूप वेद इसमें लिखे गए। कलात्मकता यानी कला पक्ष को ज्यादा प्राथमिकता दी गई। राजा लोगों की प्रशस्तियां, वीरता के युद्ध की श्रृंगारिकता का वर्णन इसमें किया गया। वीर काव्य भूषण जैसे कवि ने छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरता का वर्णन किया। षड्ऋतु वर्णन और 12 मासा का नायिका के वियोग और सहयोग पक्ष को लेकर के किया गया। साथ ही साथ नारी के प्रति क्या दृष्टिकोण था उसके बारे में रीतिकाल के कवियों ने लिखा। नक्शिक वर्णन है नायकों का किया गया। भक्ति और नीति की जो व्यक्ति का भाव है वो भी पद लेकर के लिखे गए। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज आपको रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां समझ में आई होगी। अगले वीडियो में इन प्रवृत्तियों का विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहो। जय भारत, जय हिंद।